हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर सीरीज़ को, जिसमें आज हम लोग सितंबर 2016 के पेपर को देखेंगे। पेपर 2 विज्ञान के लिए सेशन रहेगा, जिसमें हम साइंस के रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। सेट नंबर 9 है। सेट नंबर 8 में हमने सितंबर 2016 के ही क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज हम इस सेट में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि सितंबर 2016 में नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस कंटेंट के ज़्यादा थे, तो इसलिए सेट नंबर एक तरीके से पार्ट 2 भी कह सकते हैं आप सितंबर 2016 पेपर का सीटेट के लिए। तो सब्सक्राइब करें शिक्षा फॉर नौकरी को और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन करें भाई, इसी तरीके के सेशंस को अटेंड करने के लिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ज़रूर मिलेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर प्रिपरेशन और रिवीजन क्लासेस हम लोग जारी रखेंगे। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता चल गया है कि सीटेट अभी के लिए पोस्टपोन हो गया है, लेकिन लेटेस्टली जल्दी से जल्दी इसकी डेट आएगी, तो अपनी प्रिपरेशन हमें जारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज लेइंग एट ए रेस्ट ऑन ए टेबल, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। लकड़ी का एक ब्लॉक एक मेज पर आराम से पड़ा हुआ है, उस पर कार्रवाई करने वाले बल के बारे में क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन आर ए ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन सी देर इज ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन नंबर डी बोलता है ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से आंसर करते रहिए आप लोग, कमेंट्स में, चैट्स में आप लोग आंसर करते रहिए। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू रखेंगे रिवीजन के रूप में, और साथ साथ में मैराथन जो क्वेश्चन सीरीज़ है हमारी वो भी कंटिन्यू रहेगी। और इसके साथ जो आप लोग बोल रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताइए क्वेश्चन नंबर फिलहाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कीजिए कि जो टेबल पे एक वुड ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उस पर कौन से फोर्स एक्ट कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, देयर इज ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। यानी कि जो बैलेंस पेयर होते हैं फोर्सेस के, वो एक्ट कर रहे हैं लकड़ी के ब्लॉक पर, जिसकी वजह से वो रेस्ट कर रहा है, इजीली रेस्ट कर रहा है, क्योंकि इक्वल इन साइज होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ये फोर्सेस जो एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो ये इक्वल साइज में होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, इसीलिए इनको बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। विच टाइप ऑफ लीफ पैटर्न, एग्जाम्पल लीफ वेनेशन एंड रूट टाइप आर प्रेजेंट इन बैम्बू। बांस में किस प्रकार की पत्ती का पैटर्न यानी पत्ती का अंकुरण और जड़ का प्रकार मौजूद होता है, ये आपको बताना है। बैम्बू के बारे में बात हो रही है, बांस के बारे में। ऑप्शन नंबर ए रेक्टिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट, बी पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट, सी पैरेलल वेनेशन एंड टैप रूट, और डी बोलता है रेक्टिकुलेट वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। आंसर कीजिए भाई। बात की जा रही है यहाँ पर बैम्बू के लिए कि जो बैम्बू होता है उसमें किस तरीके के पत्तियों का पैटर्न पाया जाता है और उसकी जड़ किस प्रकार की होती है, ये पूछा गया है। फटाफट से आप आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया है, इसमें समांतर शिरा और रेशेदार जड़ होती हैं, यानी कि पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट जो है बैम्बू का जो ट्री होते हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसी का जो मिलता जुलता एग्जाम्पल होता है, जैसे ग्रास होती है, जो घास होती है उसमें भी इसी तरीके की प्रोसेस होती है, फाइब्रस रूट पाई जाती है। और वीट हो गया, मेज हो गया, तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन समांतर शिरा और रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और फाइब्रस रूट कैसी होती हैं, बहुत थिन यानी कि पतली होती हैं, मॉडरेटली ग्रो करती हैं, ब्रांचेस अराइज करती हैं स्टेम्स में से, यानी कि जो फाइब्रस रूट होती हैं उसमें से स्टेम में से ही ब्रांचेस निकलती हैं, और ये मॉडरेटली क्या होती है, थिन होती हैं एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैग्नेट बोले तो जो चुंबक होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ए बोलते हैं मैग्नेट फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। बी अट्रैक्शन इज श्योर ऑफ मैग्नेटिज्म। ऑप्शन नंबर सी लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। डी मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। अब आंसर बताना है आपको कि इस जो चुंबक के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, जो कौन सा तथ्य सही नहीं है वो आपको बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें यही होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं, दो पोल होते हैं। सपोज ये हमारी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती हैं, इस तरीके से जाती हैं वेव्स। ठीक है, तो मर्ज करती हैं साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। तो ये ट्रू हो गया सेंटेंस। लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, यानी कि नॉर्थ अगर दो मैग्नेट की नॉर्थ को हम एक साथ रखेंगे तो वो क्या करते हैं, प्रति आकर्षित करते हैं।
ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। अट्रैक्ट कौन करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं पोल्स पर, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या रहा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, अट्रैक्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, आकर्षण चुंबकत्व की एक निश्चित परीक्षा है। तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन दिया है ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं। मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेस, निम्नलिखित धातु और गैर धातु को उनके प्रयोगों से मिलान करना है, मैच करना है। आयोडीन, मरकरी, एल्युमिनियम, क्लोरीन। नीचे इनकी वर्किंग दी गई है, वाटर प्योरिफिकेशन, ऑन वॉन्ड्स, थर्मोमीटर्स या फूड पैकेजिंग। तो आपको बताना है कौन से मेटल या नॉन मेटल की फंक्शनिंग क्या है, ये आपको करेक्ट मैच करना है। फटाफट से बताएं भाई क्या होगा हमारा सही आंसर। तो देखिए जो आयोडीन होता है, आयोडीन को एक एंटी माइक्रोबियल के रूप में इसको जाना जाता है। क्लिनिकली मतलब इसका ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है वोंड्स पर, यानी कि घाव पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लगभग 170 सालों से। तो ये क्या हुआ, आयोडीन हुआ। तो आयोडीन किससे मैच करेगा, ए मैच करेगा हमारा वॉन्ड्स यानी कि 2 से, जो ए है वो 2 से मैच करेगा। मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी क्या है भाई, फील्ड की जाती है थर्मोमीटर्स पर, सभी को पता है। तो मरकरी का इस्तेमाल पारा जो होता है उस टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है, यानी कि थर्मोमीटर से मैच करेगी। बी मैच करेगा थर्ड से। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए सेकंड से मैच कर रहा है, बी थर्ड से, और सी फोर्थ से। सी क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ से किया जाता है, फूड पैकेजिंग, यानी कि खाने को रैप करने के रूप में जो फॉयल आप इस्तेमाल करते हैं वो एल्युमिनियम की होती है। और क्लोरीन क्या है यहाँ पर, वाटर प्योरिफिकेशन, यानी कि पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन की गोलियां, टैबलेट्स इसमें डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए, मेलेमाइन इज ए थर्मोप्लास्टिक वेयर बैकलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बी बोलता है बैकलाइट एंड मेलेमाइन आर बोथ थर्मोप्लास्टिक, बैकेलाइट एंड मेलेमाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डी कहता है बैकेलाइट इज ए थर्मोप्लास्टिक वेयर एज मेलेमाइन इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 प्लास्टिक्स दिए गए हैं, पहला है मेलेमाइन और दूसरा दिया गया है बैकेलाइट। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सा इनमें से थर्मोसेट है और कौन सा इसमें थर्मोप्लास्टिक है। फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इस क्वेश्चन को हम मैराथन सीरीज में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा फॉर नौकरी के साथ, वो इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। फटाफट से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बैकेलाइट एंड मेलेमाइन बोथ आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दोनों के दोनों कैसे प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और बैकेलाइट क्या होता है भाई, बैकेलाइट जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सॉरी पुअर कंडक्टर, राइट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बिल्कुल सही है भाई, दोनों के लिए पुअर कंडक्टर होता है। इसीलिए इसके बैकेलाइट का इस्तेमाल आपको पता है, इलेक्ट्रिकल जितने भी स्विचेस बनते हैं उसमें वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो बैकेलाइट के ही बने होते हैं, क्योंकि इसमें से जो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और लाइट भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, पुअर कंडक्टर हो गया है। और ठीक है, और इससे दूसरे जो बनते हैं यूटेंसिल्स, यानी कि जितने भी बर्तन बनते हैं और जो कुकर्स होते हैं, प्रेशर कुकर होते हैं, उनके पीछे जितना भी प्लास्टिक मटेरियल लगा होता है बैकेलाइट का बना होता है। मेलेमाइन क्या होता है, मेलेमाइन जो होता है जो फायर रेजिस्ट करने के लिए होता है, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, आप ये समझ सकते हैं। ये हीट को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है, जो हीट इसका टैकल मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर है दूसरे प्लास्टिक की कंपैरिजन में, और दोनों के दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। जिन लोगों ने भी सी दिया है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 6 को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपन इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर, यदि नीले और लाल लिटमस पेपर टम्बलर में डाल दिए जाएं तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, नो चेंज इन बोथ, ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, ब्लू लिटमस पेपर रिमेन ब्लू, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। लिटमस पेपर वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एसिड एंड बेस है इसका थ्योरेटिकल हमने लेक्चर डिस्कस किया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ मिल जाएगा, और आई सेक्शन में भी मैं लिंक छोड़ने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए भाई, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से बताएं क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मिसिंग है। कि भाई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है, तो उसमें टीचर जो है क्या करता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र लेते हैं एक स्पून में, ठीक है, एक स्पून में सल्फ़र के स्मॉल अमाउंट लेते हैं, उसको जलाया जाता है सल्फ़र को, और देन उसको क्या कर दिया जाता है, स्पून को एक टम्बलर में डाल दिया जाता है, जो बर्न सल्फर है उसको एक टम्बलर में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर एक लिड लगा दिया जाता है,
तो वहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होती है जो बाहर नहीं निकल पाती है। उसके थोड़े देर बाद में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वाटर का कलर किस तरीके से टम्बलर में, टम्बलर यानी कि जार है, आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इफ़ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर टर्न इनटू टम्बलर तो क्या होगा, ये आपको बताना है फटाफट से। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट कराया है जिसमें सल्फर लिया है एक स्पून में, उसको बर्न किया है और उस स्पून को जो बर्न है उसको एक टम्बलर में डाल दिया है ऊपर से, यानी कि एक जार में डाल दिया, उसका लिड लगा दिया है, तो यहाँ एक गैस प्रोड्यूस हो रही है जो बाहर नहीं निकल सकती है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया है, शी ऐड वाटर, इसने थोड़ी देर बाद इसमें क्या किया, एक पानी को इसमें ऐड कर दिया है। अब क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन्स इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। अब इस जो सॉल्यूशन बना है इसमें हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर डाल देंगे तो क्या रिएक्शन करेगा, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। तो इस सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस पेपर यानी कि क्या है, सूचक है। तो विलियन हमारा कैसे बन गया है, सल्फर का जो विलियन है उसमें हमने क्या डाला था, जो उसमें उसको बर्न करके हमने डाला था और बाद में इसमें वाटर ऐड कर दिया तो इसमें गैस निकल रही थी, तो इसमें हमने नीला और लाल लिटमस पेपर डाला तो नीला लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है भाई। और ये ऐसा क्यों होता है आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका रीज़न होता है जब भी रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाता है किसी भी एसिड में, अगर डाला जाता है रेड लिटमस पेपर को, तो वो क्या होता है, एज इट इज़ बाहर निकल आएगा, यानी कि गीला होकर बाहर आ जाएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप्ट किया है एसिड में, इसकी बात आ रही है, हमने एक रेड डाला था और दूसरा क्या डाला था, नीला डाला था, यानी कि अगर हमने नीले को एसिड में डाला है तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है रेड में। तो जो रेड वाला है वो एज इट इज़ बाहर निकल आएगा एसिड में, और नीला वाला कैसे किन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। आई होप थोड़ा एक्सप्लेनेशन लंबा हो गया है। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 में। यस, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। 7 क्वेश्चन भी वही है, उससे मिलता जुलता है। तो अब आपको बताना है जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया था। कक्षा 8 क्लास का एक छात्र अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि प्रदर्शित करता है। शिक्षक एक चम्मच में थोड़ी मात्रा में सल्फर लेता है और उसे जला देता है, फिर वह चम्मच को ढक्कन के साथ एक ग्लास में डालता है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उत्पादित गैस बच न जाए, और कुछ मिनटों बाद उस टम्बलर में पानी डाल देता है। वही जो प्रक्रिया अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करी थी, उसी का सेकंड पार्ट है। इन द अबव डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब आपको ये बताना है कि जो सल्फर का सॉल्यूशन था उसमें जब हमने बाद में वाटर डाला है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, ये आपको बताना है। पहले क्या बताया था, पहले हमने लाल और नीला लिटमस पेपर इसमें डाल दिया था सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर कौन से का चेंज होगा कौन सा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये था। 7 में ये बोल रहा है कि जो हमने इसमें सॉल्यूशन बन के आया है वाटर डालने के बाद, सल्फर में वाटर डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए सल्फर हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, या डी सल्फ्यूरस एसिड। फटाफट से आंसर करें भाई। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जो सूचक वाले क्वेश्चन है, यानी कि एसिड बेस वाले, और जो पेपर हैं और इंडिकेटर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी में मैंने कवर किए हैं कि कौन सा लिटमस पेपर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने पे कैसे कन्वर्ट होगा, ये डिस्कस कर चुके हैं हम थ्योरेटिकल पोर्शन में लेक्चर में। वो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके जरूर से देखिएगा। देखिए इसके लिए राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का 8 सल्फ्यूरिक एसिड। हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा वो ये बनेगा, देखिए H2SO4 था, उसमें बाद में H2O था, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें क्या मिक्स किया हमने, H2O यानी कि वाटर को मिक्स किया, क्या बनेगा हमारे पास H2SO3। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, ये कैसा है, एक कमजोर यानी कि वीक डाई बेसिक एसिड है। ठीक है, नॉन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, यानी कि एक सॉल्ट के फॉर्म में जाना जाता है, जिसको हम सोडियम सल्फेट भी बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 को स्टडी करते हैं। ए साइंस टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू पुट 2 ड्रॉप ईच ऑफ ऑयल एंड शुगर solution on a flat surface. Then she asked them to tilt the surface and observe the order in which the drop reach the bottom. Which property of the liquid is teacher trying to bring to the student attention through this activity। एक एक्टिविटी कराई गई है, विज्ञान का एक शिक्षक है जिसने अपने छात्रों को एक जो प्लेन सरफेस है उस पर क्या किया है, एक तेल और
चीनी के घोल की 2 बूंदें डालने के लिए कहा है। ये सरफेस है, यहाँ पे तेल की बूंदें डाल दी गई हैं और इधर क्या चीनी के विलयन की बूंदें डाल दी गई हैं। फिर उसने सतह को झुकाने और उस क्रम का निरीक्षण करने के लिए कहती है जिसमें बूंदें नीचे पहुंचती हैं। इस तरह की गतिविधि के माध्यम से छात्र का ध्यान में लाने के लिए शिक्षक किस तरल पदार्थ की संपत्ति की कोशिश कर रहा है। यानी कि अब कहने का कोशिश है कि जो ये सरफेस रखा गया है इस पर बूंदें डाल दी गई हैं, अब इनको टिल्ट कर दिया गया यानी कि तिरछा कर दिया गया है, तो ये बूंदें नीचे आ रही हैं। ये क्या एक्टिविटी हो रही है और इस चीज़ से क्या टीचर स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको बताना है। ए पॉइंट, बी विस्कोसिटी जिसको हम श्यानता बोलते हैं, सी सॉल्युबिलिटी घुलनशीलता, या डी वॉल्यूम यानी कि आयतन। बताएं भाई क्या चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है टीचर इस टेस्ट के थ्रू, जिसमें उसने 2 सॉल्यूशन रखे हैं। पहला रखा है ऑयल का, दूसरा रखा है चीनी के घोल का, और उसको सरफेस को टिल्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, क्या एक्टिविटी होगी, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है भाई, फटाफट से जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्यानता। ठीक है, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट थ्रू दिस एक्टिविटी। तो क्योंकि विस्कोसिटी क्या होता है, एक फ्लूइड का मेजरमेंट होता है ऑफ इस रेजिस्टेंस, यानी कि जो फ्लूइड में कितनी उसकी आप बोल सकते हैं तरलता है। ठीक है, कितनी इजीली वो किसी भी सरफेस पे मूव कर सकता है लिक्विड। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो लिक्विड किसी भी सरफेस पे इजीली मूव कर सकता है। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, जो उसके शियर स्ट्रेस होता है और टेंसाइल स्ट्रेस होती है तो वो सरफेस पे ज़्यादा कार्य करती है लिक्विड्स के। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही थिकनेस ज़्यादा होगी लिक्विड की, और जितनी विस्कोसिटी कम होगी तो उतनी ही थिकनेस कम होगी किसी भी तरल पदार्थ की। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए बोलता है प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फोटोसिंथेसिस। बी कहता है प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम even without respiration। सी बोलता है photosynthesis and respiration both are essential for survival of plants। डी बोलता है photosynthesis and respiration both are simultaneously processed in plant during day time। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट जो है खाने बनाने की क्रिया और सांस लेने की क्रिया किस तरीके से करते हैं, साथ में करते हैं, सेपरेट करते हैं, या फोटोसिंथेसिस के बिना जीवित रह सकते हैं, या रेस्पायरेशन के बिना जीवित रह सकते हैं। क्या स्टेटमेंट हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, वो आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, ए बोलता है ए बी एंड डी, यानी कि पहला और बी और डी करेक्ट हैं। बी कहता है ए बी सी करेक्ट हैं। सी बोलता है बी सी डी करेक्ट हैं, और डी बोलता है ए सी और डी करेक्ट हैं, बी करेक्ट नहीं है। तो बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के बारे में बात की जा रही है। फटाफट से आप आंसर कीजिए। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर डी। और डी क्या कहता है, डी बोलता है भाई ए सी एंड डी। ए का मतलब क्या है अब देख लेते हैं। ए बोलता है प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फोटोसिंथेसिस, की जो पौधे होते हैं वो कुछ देर के लिए सर्वाइव कर सकते हैं अगर वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर रहे हैं तो। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर इसेंशियल, दोनों ही आवश्यक हैं पौधों के लिए। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियसली प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों दिन के दौरान पौधों में एक साथ, भाई रेस्पिरेशन भी होता है, श्वसन की क्रिया भी होती है, फोटोसिंथेसिस भी होती है, तो ये डी भी सही है। प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन, बिल्कुल गलत है भाई, श्वसन के बिना तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, तो ये भी प्लांट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो बी जो है करेक्ट नहीं है। बाकी ए सी और डी करेक्ट हैं जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा। तो ये थे हमारे 2016 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस करें। आई होप आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से हम रिवीजन क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, मैराथन क्लास को, और अपने थ्योरेटिकल सेशन को भी बढ़ाएंगे, प्रिपरेशन जारी रखेंगे। भाई कोई भी ऐसा ना सोचे कि भाई प्रिपरेशन नहीं करनी है, कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है। टिल